एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडो मीन्स inside, plasmic means cytoplasm, और reticulum means network. A tubular network inside cytoplasm is called endoplasmic reticulum. और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्टार्ट होता है न्यूक्लियस से. तो न्यूक्लियस को देखें. न्यूक्लियस में पाए जाते हैं एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. फिर से इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहां से भी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये होती है इसमें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इनको क्लियर करें. आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें ये होते हैं न्यूक्लियर पोर्स. दो मेम्ब्रेन के बीच में इसमें स्पेस होती है, उसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इसके अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो दो फॉर्म है. एक जस्ट जिसे हम कहेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क. दूसरा स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस. क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस. अब यहां के आउटर मेम्ब्रेन से ट्यूबुलर नेटवर्क की ग्रोथ स्टार्ट होती है. पहले बडिंग होगी, बडिंग के बाद इसमें कंटिन्यू ट्यूबुलर नेटवर्क स्टार्ट होगा जो कि तकरीबन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कंटिन्यू होगा, उसे टच करेगा. ये एक फॉर्म हमने बना लिया. दूसरा फॉर्म इसका आगे से कंटिन्यू रहेगा. इसको देखें कि पोर्स यहां से भी होते हैं, समटाइम पोर्स यहां से भी होते हैं. मीन्स ये पोर भी यहां से कंटिन्यू. अगर देखा जाए न्यूक्लियोलस को, जो कि स्पेशलाइज्ड डीएनए का बना है, इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या होगी ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेंगे राइबोसोमल आरएनए. और राइबोसोमल आरएनए इन पोर से बाहर निकले. अगर ये बाहर निकलेंगे राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल प्रोटीन के साथ मिलके बाहर बनाएंगे राइबोसोम्स. और राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और दूसरा स्मॉल सब यूनिट. अगर ये राइबोसोम है तो इसमें दो चीजें होनी चाहिए. एक इसमें राइबोसोमल प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए. और ये सब यूनिट कौन सा होगा जो ज्वाइंटेड है किसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ. इसका नाम होगा 60S सब यूनिट. और इस ट्यूबुलर नेटवर्क का नाम होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER. अब देखिए भाई
अगर 60S बाउंडेड है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो किससे, कौन सी प्रोटीन के जरिए, ये बाइंडेड है यहां स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के जरिए जिसका नाम होता है राइबोफोरिन प्रोटीन्स। और अगर स्मॉल सब यूनिट को देखा जाए तो स्मॉल सब यूनिट इसके ऊपर होगा। फोर्टी एस स्मॉल सब यूनिट। अब देखें भाई, यहां से अगर मैसेंजर आरएनए बने, यानी राइबो क्रोमेटिन नेटवर्क से अगर कोई आरएनए बने तो कौन सा बनेगा, मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए एक तो इन पोर्स के जरिए बाहर आएगा, और पोर्स के जरिए बाहर आने के बाद ये मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम्स के साथ बाइंड हो जाएगा। तो कंटिन्यूअसली ये मैसेंजर आरएनए यहां बाइंड हो। एक मैसेंजर आरएनए का फॉर्म ये कि राइबोसोम से बाइंड होगा। दूसरी बात ये कि मैसेंजर आरएनए को अगर राइबोसोम के अलावा किसी और लोकेशन पे जाना है, किसी फ्री राइबोसोम की तरफ जाना है, कोई भी लोकेशन हो साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो किसके जरिए जाएगा, इस नेटवर्क के जरिए जाएगा, एंडोप्लाज्मिक नेटवर्क के जरिए कंटिन्यू जाएगा। अब देखिए भाई, अगर जहां राइबोसोम के साथ मैसेंजर आरएनए बाइंड हो गया तो यहां बनेगी प्रोटीन्स, और ये जो प्रोटीन्स बनेगी, प्रोटीन बनते बनते कंटिन्यूअसली एंटर होती जाएंगी किसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें, इसको कंटिन्यू करते हैं कि अगर न्यूक्लियोलस से राइबोसोम्स बनते हैं तो राइबोसोम्स कहां जाते हैं, किस किस लोकेशन में। याद रखिए, एक तो राइबोसोम बाउंडेड फॉर्म में होंगे, मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होंगे, इनको कहेंगे बाउंडेड राइबोसोम्स। और दूसरी बात ये, राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली घूमते हैं, मींस यहां से राइबोसोम निकले साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे राइबोसोम। तो राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म नहीं बाइंड होंगे। याद रखिए, राइबोसोम्स जैसे ही न्यूक्लियर पोर्ट से निकलेंगे तो सारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस और करीब करीब पार्ट को कवर कर लेंगे। अगर वहां से न्यूक्लियो सॉरी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वहां से बड़ा हो रही है तो उस पे भी अटैच होते जाएंगे, कंटिन्यूअसली अटैच होते जाएंगे। लेकिन अगर ये ट्यूब ज्यादा दूर चली जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूर वाले हिस्से में राइबोसोम लॉस कर सकता है। लेकिन याद रखिए कि राइबोसोम सिर्फ इन दो लोकेशन पे नहीं, तीसरी लोकेशन पे भी है। इट मींस देट कि ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच है। इसका क्या मतलब, देखें भाई, एक्चुअली हम बात करेंगे कि राइबोसोम जो निकल रहे थे करीबी न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे थे, अगर वहां से एंडोप्लाज्म रेटिकुलम निकल रही है तो उसके साथ भी अटैच होंगे और साइटोप्लाज्म में भी फ्री होंगे। तो तीन फॉर्म हो गए राइबोसोम के। अगर देखा जाए यहां प्रोटीन बनी है और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो प्रोटीन का क्या काम होगा और उसकी कौन सी मॉडिफिकेशन होगी यहां। एक्चुअली प्रोटीन की जो भी स्ट्रक्चर पहले पहले बनती है
उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी प्रोटीन। और उसकी यहां कंटिन्यूस फोल्डिंग होती रही तो ये प्राइमरी से कंटिन्यू हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी फॉर्म में, इसकी क्वाइलिंग हो जाएगी। अगर फोल्डिंग कंटिन्यू और भी रहे तो ये टर्शरी फॉर्म में हो जाएगी। टर्शरी। उसके अलावा इन प्रोटीन्स में लेबलिंग होती है ओलिगोसेक्राइड चेन की। अगर इनमें ओलिगोसेक्राइड चेन की लेबलिंग होगी तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। मीन्स एडिशन ऑफ ओलिगोसेक्राइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। अब जब ये स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली बन जाएंगी तो यहां से जब प्रोटीन यहां तक आ जाएंगी, मीन्स मेम्ब्रेन के क्लोज आ जाएंगी लेबल्ड प्रोटीन, तो यहां से बड़ा होना स्टार्ट करेंगी। अगर ये बड़ा होना स्टार्ट करेंगी तो यहां से एक वेजिकल निकलेगी जिसके अंदर ये टर्शरी प्रोटीन पाए जाएंगे और वो लेबल्ड होंगे। सर ये क्या आप बता रहे हैं कि टर्शरी प्रोटीन? नहीं, सिर्फ टर्शरी प्रोटीन नहीं होती। याद रखिए, अगर प्रोटीन प्राइमरी बने और वही फंक्शनल स्ट्रक्चर हो तो सीक्रेटरी फॉर्म यहां प्राइमरी भी हो सकता है। यहां जो एजिकल निकलेगी वो प्राइमरी की निकलेगी, मीन्स स्ट्रेट चेन प्रोटीन की निकल सकती है। अगर यहां इसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल हो गई हो, उसे टर्शरी में जाने की नीड ही नहीं है, तो वो सेकेंडरी ही सीक्रेट होगी। मीन्स यहां सीक्रेट वो फॉर्म होगा जो डायरेक्टली फंक्शनल हो। इट मीन्स देट क्वाइलिंग तब तक होगी जब तक कोई प्रोटीन फंक्शनल फॉर्म के मतलब फंक्शनल फॉर्म अटेंड ना कर ले। तो याद रखिए, सेकेंडरी प्रोटीन या प्राइमरी प्रोटीन ये भी फंक्शनल होते हैं, टर्शरी भी फंक्शनल होती है। इसके बाद ये प्रोटीन्स यहां से किसकी तरफ ट्रेवल करेंगे? टुवर्ड गोल्जी एपरेटस। अगर ये गोल्जी एपरेटस की तरफ मूव करेंगी तो ये जो वेजिकल्स हैं वो ऑलरेडी बाहर की तरफ से भी टेग्ड होंगी, इनके ऊपर टैगिंग लगी होंगी जो कि स्पेशली इनको ले जाएगी किसकी तरफ? टुवर्ड गोल्जी एपरेटस। और उस टैगिंग का नाम है कॉप टू प्रोटीन। तो कंटिन्यूसली ये सारी प्रोटीन किसकी तरफ जाएंगी? गोल्जी एपरेटस की। इन पे भी क्या होगा? कोप टू कोप टू। अब जब ये सारी वेजिकल यहां तक आ गई तो ये इसके साथ फ्यूज हो जाएंगी। किसके साथ? गोल्जी के साथ। जब फ्यूज हो जाएंगी तो इसके अंदर ये प्रोटीन्स छोड़ेंगी जो कि ऑलरेडी लेबल्ड हैं। किसके साथ सर? ओलिगोसेक्राइड चेन के साथ लेबल्ड। फिर ये गोल्जी बॉडी उनकी फर्दर मॉडिफिकेशन करेगी। मॉडिफिकेशन के बाद फिर ये प्रोटीन्स यहां से मेच्योर फॉर्म में सीक्रेट होंगी। सपोज ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है और टर्शरी। टर्शरी स्ट्रक्चर्स वाली वेजिकल अगर गोल्जी बॉडी से निकले तो ये कौन सी प्रोटीन हो सकती है? सर ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो सकती है। और ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन
कौन कौन सी हो सकती हैं सर? ये एंजाइम हो सकते हैं, और ये हार्मोन्स हो सकते हैं, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन की प्रोटीन्स हो सकती हैं यहां से। जैसे कि अगर बात करें ये प्राइमरी, तो प्राइमरी की एग्जांपल कौन सी है? प्राइमरी की एग्जांपल है सिल्क प्रोटीन, यानी जो सिल्क सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं स्पेशली इंसेक्ट में, वहां से प्राइमरी सिर्फ सीक्रेट होती है। और अगर देखा जाए सेकेंडरी, सर सेकेंडरी प्रोटीन किस फॉर्म में होती है? याद रखिए सेकेंडरी प्रोटीन फाइब्रस फॉर्म में होती है। अगर ये फाइब्रस फॉर्म में सेकेंडरी प्रोटीन होगी तो सेकेंडरी के एग्जांपल फाइब्रस प्रोटीन कौन से हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जैसे कि कोलेजन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन, इनको फाइब्रस प्रोटीन कहा जाता है। कोलेजन एंड केराटिन प्रोटीन। अब सर क्या मतलब हुआ कि ये प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी, फिर गोल्जी की तरफ आई, फिर ये इस तरफ जा रही। याद रखिए कि इनमें जो प्रोटीन्स होंगी डिफरेंट फॉर्म की हो सकती हैं। ये प्रोटीन अगर एंजाइम की बनी है तो एंजाइम सीक्रेटरी फॉर्म भी हो सकते हैं, और एंजाइम एक वेजिकुलर फॉर्म यानी लाइसोसोमल फॉर्म में भी आ सकते हैं। ये जो वेजिकल यहां से एंजाइम लेके जा रही है, ये वेजिकल इस तरफ आके फ्यूज भी हो सकती है। अगर फ्यूज होगी तो ये प्रोटीन्स किसका पार्ट बनेगी? सर मेम्ब्रेन का पार्ट बनेगी। जैसे कि चैनल्स प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, पंप प्रोटीन, मींस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहां से बनते हैं? सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। दूसरी बात की जाए कि यहां से अगर ये बड़ा, मतलब ये सीक्रेशन करे तो ये सीक्रेटरी प्रोटीन हो जाएंगी। और सीक्रेटरी प्रोटीन जैसे कि म्यूसिन प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं। जैसे कि बात करें कि इनमें एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूस के एंजाइम, पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक जूस एंड गैस्ट्रिक जूस। और बात करें तो इसमें कई तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि प्रोटीन सेल का भी हिस्सा, एंजाइम सेल का भी हिस्सा हो सकते हैं। अगर ये वेजिकल सेल का खुद का हिस्सा हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड लाइसोसोम। तो कहने का मतलब ये कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कौन से सेल में ज्यादा पाई जाएगी? कौन से सेल में? सर जो सेल हार्मोन्स बना रहे हो,
उन सेल में रफ ईआर का रेशो ज्यादा होगा। जो सेल अल्ब्यूमिन बना रहे हैं उनमें आरईआर का रेशो ज्यादा होगा। ग्लोब्यूलिन वाले में, जैसे कि बात करें सिल्क प्रोटीन में, कोलेजन प्रोटीन सीक्रेटिंग जो सेल्स होते हैं उनमें आरईआर का रेशो ज्यादा होगा। केराटिन वाले में ज्यादा होगा। और इधर आ जाएं तो म्यूसिन सीक्रेटिंग यानी म्यूकस गोबलेट सेल में आरईआर का रेशो ज्यादा होगा। आईजी सीक्रेटिंग यानी प्लाज्मा सेल में आरईआर ज्यादा होगी। एंजाइम सीक्रेटिंग पेनक्रियाटिक सेल में, गैस्ट्रिक जूस में, और ये सारे सेल्स होते हैं इनमें ज्यादा से ज्यादा आरईआर का रेशो होगा। अब देखें भाई कि इसमें आरईआर को हम एक्सप्लेन कैसे करें। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दूसरे टाइप भी हैं? जी हां, एक है आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ई आर। अब रफ ई आर किसे कहते हैं? ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसमें राइबोसोम्स बाइंड हो, राइबोसोम्स अटैच। दूसरी बात के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकलती है, इट मींस ये क्लोज भी किसके होती है? आउटर न्यूक्लियर मींस न्यूक्लियस के क्लोज होती है, क्लोज टू न्यूक्लियस। और ये बात आखिरी के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रफ वाली वो ट्यूब्यूलर की बनी है। और ट्यूब्यूलर कौन से होते हैं? पैरेलल ट्यूब्यूल्स। और इन ट्यूब्यूल्स को क्या कहते हैं? इन ट्यूब्यूल्स को कहेंगे हम सिस्टर्नी। तो पैरेलल अनब्रांचेड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड सिस्टर। होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।